आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। आखिर क्यों सैकड़ों साधु संत जमा हुए, कार सेवा की तैयारी और घमासान भारी। दरअसल मथुरा में एक तरफ कृष्ण का मंदिर है, दूसरी तरफ शाही ईदगाह है। अब कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अगली लड़ाई है। इसको लेकर साधु संतों ने आज हवन पूजन किया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, कार सेवा से पहले ये हवन पूजन किया गया मथुरा में। साधु संतों ने हवन करने के बाद देखिए पोस्टर भी लेकर आए थे। लिखा है पोस्टर में, आ रहे हैं भगवादारी। जब ये माहौल हो तो पुलिस का काम बढ़ जाता है। मथुरा की तस्वीर है, आज सड़कों पर पुलिस नजर आ रही थी, ड्रिल कर रही थी, पेट्रोलिंग कर रही थी। और उसके बाद मथुरा से, जहां साधु संतों का जमावड़ा था, वहां से ऐलान कर दिया गया तारीख का। 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की घोषणा की जाती है। लला हम आएंगे, वंदे ही बनाएंगे। कृष्ण लला हम आएंगे, वंदे वंदे बनाएंगे। तो 6 दिसंबर को साधु संतों ने कार सेवा की धमकी दी, ऐलान किया। तो दूसरी तरफ एक कार्यकर्ता हिंदू संगठन से जुड़ी, देखिए पहुंच गई, मीरा राठौर ईदगाह पहुंच गई आज ही कार सेवा के लिए। अब सुनिए उस महिला को जो कार सेवा करने आज ही पहुंच गई थी। 6 दिसंबर की तारीख है। तो एक ने जो आह्वान किया था कि कार सेवा होगा, मैं उसी के लिए आज कार सेवा के लिए आई। हमारे साधु संतों ने आह्वान किया, तो एक मीरा जो पहले विष का प्याला पी गई, उसी के प्रकार से मैं आज वही मीरा फिर आज अवतार ले लिया कि आज हम विष का प्याला भी पीने के लिए तैयार हूँ, अपने कान्हा जी को मुक्त करवाने के लिए तैयार हूँ। चाहे इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे गोलियां खानी पड़ी, तो हम गोलियां भी खाने के लिए तैयार रहेंगे, मगर अपने कान्हा जी को आजाद करवा। अब देखिए जरा हुआ क्या मथुरा में, क्या ये अचानक हुआ या पहले से तैयारी थी, और इसके बाद आखिर मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। देखिए मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर 6 दिसंबर को कार सेवा होने वाली, यानी राम मंदिर की तरह कृष्ण मंदिर के लिए आंदोलन होगा। साधु संतों ने पहले 9 अगस्त यानी आज ही कार सेवा का ऐलान किया था। देश भर से हजारों साधु संत मथुरा में जमा भी हुए, पूजन और हवन भी हुआ।
लेकिन कांवड़ यात्रा और सावन को देखते हुए अभी कार सेवा स्थगित कर दी गई। हिंदू पक्ष का कहना है चित्रगुप्त पीठ में मंदिर निर्माण के लिए शिलाओं का हवन पूजन शुरू हो गया है। राजस्थान से लाई गई गुलाबी पत्थर की खास शिलाओं की पूजा की गई और संतों ने नया नारा दिया, कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद और दूसरे संतों ने कार सेवा का ऐलान किया। राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर मांग की है कि 1991 का पूजा स्थल एक्ट खत्म किया जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। कृष्ण जन्मभूमि पर श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग लगाने की मंजूरी मिले। जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वे पर लगी रोक भी हटाई जाए। कार सेवा का मकसद किसी को मारना, विरोध करना या तोड़फोड़ करना नहीं है। हिंदू पक्ष का कहना है वेद हमें अहिंसा की राह दिखाते हैं, इसलिए हम हिंसा का रास्ता कभी नहीं अपनाएंगे। ये कार सेवा भी भव्य और दिव्य तरीके से अहिंसा के रास्ते पर की जाएगी। शिव भक्त या कांवड़ियों को दिक्कत ना हो, इसलिए 6 दिसंबर को कार सेवा होगी। मुस्लिम पक्ष इस पर कह रहा है कार सेवा के नाम पर कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करना चाहते हैं। जैसे 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराया था, वैसे ही मथुरा में भी तोड़फोड़ और बवाल मचाने की कोशिश है। कुछ लोग अदालत, संविधान और देश का कानून तक नहीं मानते। जो 1991 का वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, यह मुस्लिम पक्ष का कहना है। अब दोनों पक्षों को सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। 6 दिसंबर 2026 को हमें ऐसा लगता है कि कहीं वो माहौल जो 6 दिसंबर वो 1992 अयोध्या में हुआ, कहीं उसकी पुनरावृत्ति मथुरा में ना हो जाए। साधुओं ने जो मत दिया है, एक तरह से यह तारीख जो है सबके मन को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। कार सेवा का मतलब केवल यही नहीं गुम्मत को तोड़ने चले जाना है। कार सेवा का मतलब है कि हमारे लोगों के कारकमलों द्वारा, भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा जो कार्य प्रभु के लिए किए जा रहे हैं वही कार सेवा का है। ये 1990 का दौर नहीं है जो कार सेवा किसी और रूप में की जाए। ये संतों का देश है। उसी विधि विधान के साथ में पौराणिक पद्धति के अनुसार हम अपनी मांग को लेकर चले हैं जो यज्ञ पूजन के साथ प्रारंभ हो चुका है। आज यहाँ चित्रगुप्त पीठ में ये घोषणा की गई है कि हम लोग 6 दिसंबर को जैसे राम मंदिर में कार सेवा हुई थी वैसे ही कार सेवा करेंगे और वहाँ पर दिव्य भव्य मंदिर बनाएंगे। हम लोगों को ये विश्वास है, हम लोग कानून को तोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन अब मंदिर को वहाँ पर बनाने के लिए कृत संकल्प हैं और हम लोग जो है अब वहाँ पर शीघ्रातिशीघ्र कृष्ण मंदिर बनाएंगे। तो ये जो आह्वान है ये संत नहीं है, ये भगवा चोला पहनकर संत बने बैठे हैं और अपनी आस्था के नाम पर दूसरे की आस्थाओं को चोट पहुंचाने का काम करते हैं रोजाना। ये जबरदस्ती तोड़फोड़ में यकीन रखते हैं। 6 दिसंबर हिंदुस्तान के लिए वो काला दिन है जिस दिन बाबरी मस्जिद को दल और बल की ताकत पर तोड़ दिया गया था। क्या दोबारा वही इल्लीगल काम मथुरा और काशी के लिए होने जा रहा है? और मैं तो कहता हूं कि जो लोग इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और 1991 पैलेसेस वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करने के लिए इनको जेल में डाला जाए। अब 2 चुनौती पुलिस के लिए। पहली कि 27 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो विरोधी कह रहे हैं उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। पुलिस के लिए दूसरी चुनौती यह है कि ऐसी स्थिति को संभालना। देखिए मथुरा में वही हुआ। 9 तारीख पहले डेट थी, 9 से कांवड़ यात्रा की वजह से डेट 6 तारीख कर दी गई, लेकिन कार सेवा के लिए पहुंच गई महिला। अब देखिए योगी की पुलिस इस पर बहुत सख्त थी क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा के ऐलान से योगी की पुलिस अलर्ट पर है। सीआरपीएफ, कोबरा कमांडो और यूपी पुलिस मथुरा में फ्लैग मार्च करती रही। शांति और कानून व्यवस्था न बिगड़े, सीएम योगी ने इसके निर्देश दिए। संतों का कार सेवा के ऐलान से शाही ईदगाह की सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई। जलाभिषेक के लिए हिंदू संगठनों के कई लोग मस्जिद परिसर में जा रहे थे। हिंदू महासभा की आगरा अध्यक्ष मीरा ठाकुर समेत 4 को हिरासत में लिया गया। चित्रगुप्त पीठ और आसपास के इलाके में भी पुलिस की भारी तैनाती थी। प्रशासन ने कोर्ट का हवाला देकर कहा किसी नई परंपरा को मंजूरी नहीं मिलेगी। 13.37 एकड़ जमीन का विवाद लंबे समय से दरअसल अदालत में चल रहा है। कार सेवा के पोस्टर और तैयारियों को देखते हुए पुलिस पहले से अलर्ट है। 12 प्रमुख संतों और धर्माचार्यों को पुलिस ने रेड कार्ड नोटिस जारी किया।
कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, साध्वी रितंबरा, स्वामी सच्चिदानंद को नोटिस दिया गया था। इन्हें संतों को जमा करने या लोगों को भड़काने से बचने को कहा गया था। बाहर से आने वाले संतों और लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा गया है और चेतावनी दी गई है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ हुआ तो फिर कड़ी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया में भी नजर रखी जा रही है ताकि कोई अफवाह ना फैले। प्रशासन ने अपने स्तर पर यह कार्रवाई की थी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं मीरा ठाकुर और क्या कुछ कह रहे हैं दूसरे धर्मगुरु और पुलिस। इसका प्याला भी पीने के लिए तैयार हूँ, अपने कान्हा जी को मुक्त करवाने के लिए तैयार हूँ। चाहे इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे गोलियां खानी पड़ी तो हम गोलियां भी खाने के लिए तैयार रहेंगे, मगर अपने कान्हा जी को आजाद करवा के मानेंगे। नहीं, हमारे जब साधु संतों ने आह्वान किया तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी कान्हा जी की जन्मभूमि है तो अपने जन्मभूमि का अधिकार है और हक है, में अपने हक को मानेंगे और इसका कोई मतलब नहीं होता है। अरे जब कोर्ट में चले तो दो दिन के लिए, वो सभी के लिए है ना। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में उनके निर्देशों के अनुसार से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे मजबूत है और सभी संगठनों को इस आदेश और निर्देशों से, माननीय न्यायालय के आदेशों और निर्देशों से अवगत भी करा दिया गया है। सभी लोग हमारे संपर्क में हैं और सभी लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन की आश्वासन भी दिया है। हिरासत में किसी को भी नहीं लिया गया है और जो भी लोग अनभिज्ञता से या किसी जानकारी के अभाव में इधर की तरफ आने की चेष्टा या प्रयास कर रहे हैं तो उनको अवगत करा के उनको वापस किया जा रहा है। तो आप सुन रहे थे पुलिस को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बंगाल लिए चलता हूं। बंगाल से बहुत बड़ी खबर आई है। ममता बनर्जी पर हमला हो गया। किसने किया हमला? बंगाल में पहले ये सरकार बदलते ही आम हो गया था कुछ इस तरह से। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी के दूसरे नेता हो, किसी पर अंडे चल रहा है, किसी पर पत्थर चल रहे थे, ये हालत थी। अब देखिए जो अभिषेक बनर्जी और दूसरे नेताओं के साथ हुआ, ममता बनर्जी के सामने वही स्थिति थी। ममता बनर्जी देखिए आज पहुंची थी उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना। ममता बनर्जी दक्षिण 24 परगना में अपने वर्कर के परिवार से मिलने पहुंची थी। वर्कर की मौत के बाद वहां पहले से लोग जुटे और उसके बाद चोर चोर के नारे लगा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं चोर भगाओ। और उसके बाद देखिए जरा ममता बनर्जी की गाड़ी पर अटैक हुआ। ममता बनर्जी का काफिला निकल रहा था, सिक्योरिटी चारों तरफ। चोर चोर भगाओ, चोर भगाओ। লোকেশনটা দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस गाड़ी में ममता बनर्जी ड्राइवर के बगल वाली सीट में बैठी हुई है। लोगों ने देखा ममता जब वहां से निकल रही, पीछे पीछे दौड़े और अंदर से ये वीडियो बनाया गया, कार के अंदर से। লোকেশনটা দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি। अब ममता बनर्जी पर अटैक हुआ था तो ममता बनर्जी खामोश बैठने वाली नेताओं में से नहीं है। ममता बनर्जी सामने आई मीडिया कैमरों के।
को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में आके हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। क्या कर रहे हैं इतना? पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। मेरे को गाड़ी में बड़े ममता बनर्जी कह रही इतना बड़ा बड़ा पत्थर मारा गया, माथा फट जाता। अब देखिए हुआ क्या, कुछ ये स्थिति थी। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के काफिले पर हमला हुआ। वो अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता के घर उत्तर 24 परगना जा रही थी, तभी भीड़ ने उनका काफिला रोक लिया और चोर चोर के नारे लगाए। भारी हंगामे बवाल प्रदर्शन के बीच ममता ने आरोप लगाया, कहा पहली बार मेरी गाड़ी पर इस तरह पत्थरों से हमला किया गया है। कुछ लोगों ने बड़े बड़े पत्थर, कीचड़, जूते तक फेंके। अगर खिड़की खुली होती तो सिर चकनाचूर हो जाता। पत्थर के इस हमले से मेरी मौत भी हो सकती थी। पुलिस की मौजूदगी में मेरे काफिले पर हमला किया गया। यह क्या हो रहा है? बंगाल में मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। लगता है पुलिस तो बस बीजेपी को ही सुरक्षा दे रही है। ममता से पहले बंगाल में टीएमसी के बड़े नेताओं पर भी हमले हुए। सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर भीड़ ने हमला किया था। मदन मित्रा और सौगत रॉय के काफिले पर भी अंडे अटैक हुए और इस बार भीड़ ने काले झंडे दिखाते हुए ममता पर अटैक कर दिया है। बीजेपी और सरकार ने ममता के काफिले पर जो हमले हुए उसकी कड़ी निंदा की है। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा ममता बनर्जी ने भले कोई गलत काम किया हो, 14 साल में वो और उनकी सरकार ने भले कई गलतियां की हो, लेकिन हमें ऐसे मारपीट, बदसलूकी या कीचड़ फेंकने का समर्थन हम नहीं करते हैं। खासकर एक महिला और बुजुर्ग नेता से ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सुनिए ममता बनर्जी क्या कह रही हैं और दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में आके हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। क्या कर रहे हैं इतना? पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। कादर फेंकना, काली फेंकना, जूता का चप्पल फेंकना, ये हमारा संस्कृति नहीं हो सकता है। हम तो ये समर्थन कभी नहीं कर सकता। वो भी एक महिला, और वो भी इतना उम्र के महिला। हम इसको समर्थन नहीं करते हैं। हम बार बार बोलते हैं, हमारा माननीय मुख्यमंत्री नहीं समर्थन करते हैं। इतने सारे ईंट फेंका, ब्रिक्स फेंका, पत्थर फेंका, सोचा नहीं जाता। हम 4 थे। दीदी तो पीपल्स लीडर है, मास लीडर है। हमारी पार्टी की वर्कर कस्टोडियल डेथ हुआ, दीदी जाएंगे नहीं उसकी विक्टिम फैमिली को मिलने? ये हालत होगा लॉ एंड ऑर्डर की। हम बोल रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा क्या कर रहा है। ये आग लेकर खेलने लगा, ये अच्छा नहीं। ये सब बीजेपी के लोग है, ये सब शुभेंदु अधिकारी और सौमिक भट्टाचार्य का आदमी है। वो बाहर में एक बोलता है, करता है। और ये लोग बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। कैसे करेगा वो प्लेयर का अभी दिखा देता है। बहुत बड़ा प्लेयर है सौमिक भट्टाचार्य। भाई सौमिक भट्टाचार्य क्या करेगा समझता है? गुंडागिरी करना ही उनका आदत हो गया, वो करेगा। इधर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सब चला गया है। देखिए ममता बनर्जी की गाड़ी के ऊपर कीचड़ फेंकना, पत्थर फेंकना, चप्पल फेंकने का साथ दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी का कोई संपर्क नहीं है। और तृणमूल हम लोग को सिखाने मत आए ये क्या हो रहा है। ये तृणमूल और तृणमूल का लड़ाई है, जनता और तृणमूल का लड़ाई है। किसी मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, किसी महिला नेत्री का गाड़ी के ऊपर, किसी नेता का गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका जाए, भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थक नहीं है। अब सवाल ये, ममता बनर्जी छोटी मोटी नेता नहीं है, वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही हैं और मुख्यमंत्री के साथ बड़ा सुरक्षा दस्ता चलता है कुछ इस तरह। ममता बनर्जी जहां जाती हैं उनके साथ Z+ कैटेगरी की सुरक्षा रहती है, उसके बावजूद उन पर इस तरह का अटैक हो गया। आइए आपको बताऊं कि कैसा है ममता बनर्जी का सुरक्षा दस्ता। टीएमसी आरोप लगाती है कि ममता की सुरक्षा से समझौता हो रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ममता बनर्जी के घर के बाहर की सुरक्षा कम की गई। सुरक्षा में तैनात पुराने निजी सुरक्षा अधिकारियों को भी बदला गया। टीएमसी आरोप लगाने लगी कि ममता की जान से खिलवाड़ हो रहा है। सरकार ने जानबूझकर पूर्व सीएम ममता की सुरक्षा कम कर दी है, लेकिन असल में पद से हटने के बाद ममता के पास Z+ सुरक्षा है। एसपीजी के बाद यह देश में सुरक्षा का सबसे मजबूत घेरा होता है।
इसमें 55 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी हर वक्त तैनात रहते हैं। हथियारों से लैस 10 से ज्यादा एनएसजी या सीआरपीएफ कमांडोज होते हैं। सुरक्षा घेरे में बुलेट प्रूफ गाड़ियां और आधुनिक संचार उपकरण होते हैं। मतलब ममता को मिल रही इस सुरक्षा में कोई कटौती नहीं हुई, बस उनके घर के बाहर लगाया गया अतिरिक्त सुरक्षा घेरा कम किया गया। सैकड़ों पुलिस वालों और बैरिकेड को जाल को हटाया गया है, सिर्फ इतना हुआ। अब इस पर सियासत हो रही है कि ममता पर यह अटैक कैसे हुआ। सुनिए सियासतदान। देखिए, कल रात जो हुआ था वो अनफॉर्चुनेट है। पूरा जो इतना सीनियर पॉलिटिशियन, 7 टाइम्स एमपी, 4 टाइम्स सेंट्रल मिनिस्टर, 2 टाइम्स रेलवे मिनिस्टर, 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर, अगर कुछ चेंज हो सिक्योरिटी में तो उनका एक कार्टसी कॉल करके बोलना चाहिए। तो वो तो नहीं किया गवर्नमेंट ने, जो हुआ अनफॉर्चुनेट, लेकिन उसके बारे में और कुछ नहीं कहूँ। सिक्योरिटी विड्रॉ करने के संबंध में इस तरह की कुछ बात हुई तो हमारा यहाँ पर यह कहना है कि जेड प्लस कैटेगरी सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करी गई है हमारे यहाँ पर माननीय सांसद जी को और माननीय ममता बनर्जी साहिबा को, तो उसमें जो जेड प्लस सिक्योरिटी कैटेगरी प्रोवाइड करी गई उसमें येलो बुक में खूब साफ साफ लिखा है कि जेड प्लस कैटेगरी के लिए क्या क्या हम लोग को फोर्स डिप्लॉयमेंट करना चाहिए। We are deploying the force according to the prescription that has been given in the yellow book for the Jet Plus category protected। हाँ, उनके ऊपर कुछ और जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट था उसको विड्रा किया गया है एंड दैट वी आर यूजिंग फॉर लॉ एंड ऑर्डर। सो इन अ नटसेल there has been no withdrawal of any security. Security is as per the protocol as given in the yellow book। यूपी और पश्चिम बंगाल के बाद अब आपको लिए चलता हूं झारखंड। आजकल देश की सबसे बड़ी खबर और मुद्दा झारखंड से ही बना है। झारखंड में रांची में देखिए, छात्र आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब छात्रों के बीच रांची पहुंच गए पीयूष मिश्रा। प्रदर्शन में छात्रों के साथ बैठे थे और गुनगुना रहे थे। इस प्रदर्शन में हर तरह के लोग पहुंच रहे हैं। एक छात्र राहुल गांधी का पोस्टर लेकर पहुंचा कि राहुल जी क्यों नहीं आए। अलग सरकार होता है ना तो वो पूरे एनर्जी के साथ जाते हैं, सब देखा है, सब जाते हैं। ठीक, यहाँ जब आता देखिए अभी नहीं आ रहा, उनका सिर्फ एक कैजुअल सा वीडियो आया, आप देखे ना। ठीक, हम लोग जो चाह रहे वो यहाँ पे आए, वो जितना अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक, हम तो सिंपल से बोल रहे वो यहाँ पे आइए। ठीक, वो आने वाले पीएम है तो हम लोग आने वाले डीएम नहीं बनेंगे, तो वहाँ आके सपोर्ट करें ना, यहाँ पे आके। सिंपल सा लॉजिक है। छात्र कह रहे हैं कि अगर उन्हें पीएम बनना है तो हमें भी डीएम बनना है, तो राहुल जी को आना चाहिए। अब देखिए दूसरी तस्वीर, प्रदर्शनकारियों को वीडियो कॉल किया मंत्री जी ने और मंत्री जी छात्रों से बात कर रहे हैं वीडियो कॉल पर। अच्छा सभी हैं आप तो सबसे बात कर रहे हैं, जल्दी ये समाधान हो जीते आज। अच्छा कैसे है? थोड़ा सा कमजोरी है, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, सब लोग हम बैठे हैं, सब लोग ठीक है। डेलीगेट और उसके बाद क्योंकि लंबे वक्त से प्रदर्शन चल रहा है, सरकार कोशिश कर रही है बातचीत से रास्ता निकले। आज भी मंत्रियों के समूह के साथ, ग्रुप के साथ बातचीत हुई प्रदर्शनकारी छात्रों की। अब सवाल यह है कि यह प्रदर्शन कब खत्म होगा, क्योंकि सरकार के लिए यह गले की फांस बन गई है। रास्ता कैसे निकलेगा? अब देखिए क्या हो रहा है।
जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग सरकार ने मान ली है। इसके अलावा जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा भी दे दिया है। परीक्षा धांधली के वित्तीय लेन देन की जांच ईडी से कराई जाएगी। टीडीपीएल एजेंसी ने जो परीक्षाएं कराई हैं उनकी जांच होगी। जेपीएससी और जेएसएससी सुधार के लिए आईएम सेंट जेवियर की मदद ली जाएगी। खुले मन से सरकार छात्रों की बात सुन रही है। सरकार का कहना है हमने चोरी पकड़ ली है, छात्रों को न्याय जरूर मिलेगा। परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। हर समस्या का समाधान संवाद और संवैधानिक तरीके से होता है। लाठी डंडे से समस्या का समाधान नहीं, नुकसान होता है। छात्र किसी राजनीतिक साजिश का शिकार न बने, बिना किसी डर के अपनी बात सरकार के सामने रखें। अब कुछ मांगे सरकार ने मान ली है, तो छात्रों का कहना है सरकार ने हमारी करीब आधी मांगे ही मानी है। जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा रद्द करने पर फैसला नहीं लिया है। हमारी मांग है कि सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच से कम में हम मानने को तैयार नहीं है। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो और दोषियों पर एक्शन हो। जब तक सभी मांगे लिखित रूप से पूरी नहीं होती हैं, तब तक भूख हड़ताल और हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे, प्रदर्शनकारियों ने यह और ऐलान कर दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं देवेंद्र महतो और सियासतदान। झारखंड राज्य के अंदर जितने भी सचिव लेवल के पदाधिकारी हैं, सभी सीबीआई जांच पर आरोपित हैं। वायने धांधली करके लोग नौकरी लिया है, लेकिन सभी बेल से नौकरी कर रहे हैं, सजा नहीं हो रही है लोग पर। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा सिस्टम पे बदलाव आ जाए। अपने अधिकार के लिए आंदोलन में बैठे, प्रदर्शन में बैठे वो नौजवान हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे हिम्मत जुटा पाई है, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है। नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। हम लोगों ने फैसला सुनाया, हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि हम लोग की जो मांग है सीजीएल परीक्षा रद्द मतलब रद्द, इसको नहीं रुकने वाले। हम लोग का कहना है कि सीजीएल पहले रद्द हो, उसके बाद उसमें सीबीआई जांच हो। हम लोगों ने अपना फैसला सरकार को सुना दिया। अब आप लोग से हम अपील करना चाहते हैं, जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती है, झारखंड के संपूर्ण छात्र जो है, झारखंड के संपूर्ण छात्र आंदोलनरत रहेगा। सीजीएल रद्द मतलब छात्रों के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए इस आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश की। अब ये छात्र प्रतिनिधि अपने छात्रों के बीच जाएंगे, सरकार के इन विषयों के ऊपर चर्चा करने के उपरांत हम लोगों को अवगत कराएंगे कि इनकी क्या सहमति और क्या असहमति। ये राहुल जी ने जो ये मुद्दा उठाया और वहां पर भी वो जाएंगे, पार्टी के या अलायंस पार्टी के अगर चीफ मिनिस्टर भी है तो उनको भी ये कहेंगे जो चीजें ठीक है उस चीजों को ठीक करना है। ये हमारे बच्चों का हित इम्पोर्टेंट है। इन 16 दिनों के अंदर सरकार आधे कदम भी नहीं चल पाई। अब आप अंग्रेजों का फार्मूला लागू करोगे, डिवाइड एंड रूल। शर्म आती है। नैतिकता कहां चली गई है? मोरलिटी है क्या? अब सवाल यह है, आतंकियों में खौफ है कि किसी की प्राकृतिक मौत के पीछे तो किसी का हाथ नहीं है। पाक में आतंकियों का खात्मा हो रहा है, भारत के लिए अच्छी खबर है। कोई मार रहा है तब भी, या अपनी जान से मौत हो रही है तब भी। यह है वो आतंकी सईद। पाक में एक और आतंकी के मरने से खलबली मची हुई है। आपको बताऊं कि आतंकी गुट और मुनीर आर्मी सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि एक एक कर आतंकियों का सफाया हो रहा है। अब एक और आतंकी कमांडर की मौत से सनसनी फैल गई है। मरने वाले आतंकी का नाम कारी सईद अब्दुल अजीज है, जो हाफिज सईद के आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। कारी सईद आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का कमांडर था। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में मारे गए लश्कर आतंकियों के परिवारों से संपर्क और उनकी मदद का काम देखता था, लेकिन इस्लामाबाद की मस्जिद में खुद उसकी मौत हो गई। दावा है कारी सईद जैसे ही मस्जिद के गेट पर पहुंचा, वो अचानक गिर पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। आतंकी की संदिग्ध मौत से अब सस्पेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो आतंकी है कारी सईद, इसने मौत से पहले किसी अनजान जगह, अज्ञात जगह पर कुछ खाया है, खाना खाया। इसके बाद नमाज के लिए मस्जिद पहुंचा, जहां उसकी मौत हो गई। अब सवाल उठ रहा है, क्या उसके खाने में जहर मिला था?
चर्चा है क्या उसे किसी अज्ञात शख्स ने निपटा दिया, क्योंकि खुद लश्कर ने कबूला है कि कोई आतंकियों को मार रहा है। लश्कर आतंकी रिजवान हनीफ ने अपने वायरल वीडियो में कहा है कि पिछले 3-4 साल के दौरान हमारे संगठनों के कई लोग मारे गए। लश्कर के 30 से ज्यादा सदस्य अज्ञात हमलावर के हाथों मारे गए। अब देखिए, पाकिस्तान में कोई अज्ञात आकर ठोक जा रहा है, दूसरी तरफ 15 अगस्त नजदीक है। भारत भी पूरी तैयारी कर रहा है कि परिंदा भी पर ना मार सके। तो बगल में देखिए जरा, जम्मू कश्मीर में ड्रिल चल रहा है। नौशेरा की तस्वीर आप देख रहे हैं। नौशेरा में सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर है। इस समय आप ये देख सकते हैं कि देते हुए मिला। न सिर्फ नौशेरा, दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं। दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली में एनएसजी मॉक ड्रिल कर रही। और साथ ही देश के दूसरे बड़े राज्य जिसमें महाराष्ट्र शामिल है, महाराष्ट्र के पुणे से देखिए तस्वीर आई है। पुणे में भी तैयारियां परखी जा रही हैं। क्योंकि आतंकियों के ठिकाने पर बड़ी जगह बड़े संस्थान होते हैं। ये पुणे का बड़ा संस्थान जहां एनएसजी ने भी मॉक ड्रिल की है। तो छात्रों के कॉलेज इंस्टीट्यूट के अलावा आतंकियों का पहला निशाना होता है धार्मिक स्थल, इसलिए मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तिरुपति बालाजी की तस्वीर देख रहे हैं। तिरुपति बालाजी में भी एनएसजी कमांडो पोजीशन ले रहे हैं, मॉक ड्रिल कर रहे हैं। तो तिरुपति की तरह ही जगन्नाथपुरी में देखिए जरा, जगन्नाथपुरी में भी एनएसजी का दस्ता पहुंचा, बाइक से पहुंचा है। और जम्मू कश्मीर में देखिए आतंकी कनेक्शन जिन लोगों का है उनके यहां रेड हो रही। आतंकी कनेक्शन के शक में यहां छापा पड़ा है। एक चीज की तलाशी ली जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, गद्दे पलटाए जा रहे हैं, अलमारियां चेक हो रही हैं। सामान सेफ्टी में रहेगा। वजह कोई जगह पे कोई कुछ नहीं ले उठाएंगे, ठीक है, आपका सामान सेफ्टी में रहेगा। अब देखिए जरा 15 अगस्त को लेकर भारतीय एजेंसियों ने क्या तैयारियां की हैं। दिल्ली में करीब 17 घंटे की मेगा एंटी टेरर ड्रिल हुई है, जिसे एक साथ 15 से ज्यादा एजेंसियों ने अंजाम दिया है। आपको बताऊं, जिसमें एनएसजी, आर्मी, सीआईएसएफ समेत कई सुरक्षा एजेंसियां शामिल थी। पुलिस, एनडीआरएफ, बॉम्ब स्क्वाड, स्वैट टीम शामिल थी। साथ ही इस मॉक ड्रिल को सुदर्शन शक्ति वी नाम दिया गया है, जिसका मकसद था कि कई हमले एक साथ हो तो कैसे निपटेंगे। इसलिए दिल्ली के 12 जगहों पर
अभ्यास किया गया। इन जगहों पर पहले आतंकी हमले के हालात बनाए गए और वहां धमाके, फायरिंग, बंधक बनाने, विमान हाईजैक करने और केमिकल हमलों से निपटने की तैयारी रखी गई थी। इन हालात में हर एजेंसी की जिम्मेदारी तय की गई है। देखा गया कि सभी टीमें कितनी तेजी से मौके पर पहुंचती हैं और आपस में तालमेल बनाकर कैसे कार्रवाई करती हैं। यह तैयारी 15 अगस्त पर आतंकी हमले के इनपुट के बाद की गई है। 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली को अभेद्य किला बना दिया जाएगा। सबसे ज्यादा सुरक्षा मुख्य कार्यक्रम स्थल की जाती है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और झंडा फहराएंगे। वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी रहेगी। लाल किले और उसके आसपास 15,000 जवान तैनात रहेंगे। इनमें दिल्ली पुलिस के साथ एनएसजी, अर्धसैनिक बल भी होंगे। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी होगी। भीड़ की संख्या पर नजर रखने के लिए हेड काउंट कैमरे और 200 से ज्यादा बॉडी पर कैमरे भी लगाए जाएंगे, ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति गतिविधि तुरंत पकड़ी जा सके। सुनिए क्या कुछ कह रही है दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के ऑफिसर। 15 से 20 हज़ार के आसपास विभिन्न एजेंसियों के फोर्सेस लगेंगे, जिसमें दिल्ली पुलिस है, उसके कंपोनेंट्स है, लोकल पुलिस है, सिक्योरिटी है, ट्रैफिक है, स्पेशल ब्रांच, पीसीआर, स्पेशल सेल, कमांडोज, ये सारे उसमें डिप्लॉय किए जाएंगे। उसके अलावा भी यहाँ पे एनएसजी, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, एनडीआरएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इन सब के भी जवान, आईटीबीपी के कमांडोज वगैरह यहाँ पे तैनात होंगे। दूसरी बात अगर हम करें कि जो टेक्निकल डिप्लॉयमेंट है, उसके अंदर हमारे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया है। 1000 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उनके कंट्रोल रूम अलग अलग जगह पे बनाए हैं। यहाँ पे हम लोग सीएसएफ से आया है, यहाँ पे नाका ड्यूटी कर रहा है हमारा साथ। यहाँ पे जे&के पुलिस का भी है, सीआरपीएफ का भी बल सदस्य आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या है, इनका स्टेट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में है। इनका सीनियर ऑफिसर जो भी यहाँ पे प्रेजेंस में रहेगी, वो भी चेकिंग करते रहेगी। इनका हम लोग मदद करेंगे। यहाँ पे एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी दिया है। यहाँ पे आरओपी में भी रोड पे लगा हुआ है। हम लोग यहाँ पे नाका पे कुछ लोग कर रहा है, दूसरा कंपनी आगे का भी आरओपी में भी लगा हुआ है। जहां एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं, बड़ी और कड़ी तैयारी कर रही हैं, वहीं एक फर्जी एजेंट भी सामने आ गया। और ऐसा एजेंट, सुनिए जरा, डोभाल का एजेंट बताकर यह शख्स ठगी कर रहा था, जिसे आप देख रहे हैं। यह है फर्जी आईएएस। इनका नाम है मनीष गुप्ता। तो मनीष गुप्ता जी फर्जी आईएएस थे और बहुतों को चूना लगा रहे थे। आइए अब आपको दिखाऊं इनका जरा आलीशान घर। देखिए पहले, ये जो गगनचुंबी इमारत आप देख रहे हैं, ये फर्जी आईएएस साहब का घर है। ये लंबा चौड़ा घर आपने देखा, लेकिन सिर्फ घर नहीं, गाड़ियों की फेहरिस्त देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है गाड़ी में आगे। एक गाड़ी है, दूसरी पीछे खड़ी है। ये सारी गाड़ियां फर्जी आईएएस की हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे। गाड़ी में पहले से भारत सरकार लिखा हुआ था, तो फिर सरकारी मेहमान पहुंच गए घर पर और उसके बाद अपने साथ दावत के लिए ले गए थाने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। चलो अरे आप चलिए ना, आप बैठिए। चाबी दो उसको ये लोग आप बैठ जाइए। फर्जी आईएएस के घर से जो दस्तावेज, ये देखिए उनकी गाड़ी भी पुलिस ले गई। चलो अरे आप चलिए ना, आप बैठिए। चाबी दो उसको ये लोग आप बैठ जाइए। तो मनीष गुप्ता जी बिहार के खगड़िया से इनकी गिरफ्तारी हुई है। सम्राट की पुलिस ने एक्शन लिया है। अब देखिए जरा, 100 करोड़ी फर्जी आईएएस है। 100 करोड़ी कैसे बनाया? 100 करोड़। यह फर्जी आईएएस शातिराना तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाता था और जानकर ताज्जुब होगा, कहता था अजीत डोभाल साहब का एजेंट हूं। पुलिस के मुताबिक यह खुद को सरकारी अधिकारी बताता था, कहता था अजीत डोभाल का अंडर कवर एजेंट हूं, यानी खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के लिए काम करने वाला बताता था। बिहार के कई जिलों में लोगों से लाखों की ठगी कर रहा था। ये सारे काम करने के लिए वो आईएएस बनकर, अधिकारी बनकर घूमता था। यहां तक कि खुद को केंद्रीय सतर्कता आयोग का अफसर बताता था। यह सरकार की वो संस्था है जो सभी विभागों की निगरानी करती है। ऐसे ही बड़ा अधिकारी बताकर लोगों की आंखों में धूल झोंकता था। लेकिन अब इस फर्जी आईएएस मनीष गुप्ता की पोल खुली। पुलिस ने छापा मारकर उसे खगड़िया से गिरफ्तार किया है। फर्जी आईएएस के पास थोड़ा बहुत नहीं, 100 करोड़ की संपत्ति होने का खुलासा हुआ है। उसके पास आलीशान बंगला, कई महंगी महंगी गाड़ियां मिली,
छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं, जिनमें एक टेस्ला वाई और एक डाइकोर सफारी कार शामिल है। आरोपी की दोनों लग्जरी कारों पर भारत सरकार लिखा हुआ है। जब्त टेस्ला वाई कार की कीमत सोचिए 50 लाख रुपए से ज्यादा है। यह एक ड्राइवरलेस कार है, यानी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती, जो पूरे भारत में सोचिए सिर्फ 250 लोगों के पास ही है। आरोपी के घर से विदेशी शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। 1 लाख की एक बोतल भी है। कुल 31 लीटर तो शराब भाई साहब के घर से मिली। इसके अलावा हिरण और बारहसिंगा की सींगें मिली हैं। 5 आईफोन, बैंक के 28 डेबिट और क्रेडिट कार्ड और दस्तावेज मिले। दावा है आरोपी ने घर पर 100 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे, जिससे वो घर के अंदर और बाहर लोगों पर नजर रखता था। दावा है आरोपी मनीष गुप्ता शादीशुदा नहीं है, अकेले रहता था और ऐसे ही लोगों पर चूना लगाता था। सुनिए जरा इसकी गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ कह रहे हैं एसपी। जमालपुर का रहने वाला मनीष गुप्ता अपने आप को आईएएस ऑफिसर बताकर बहुत लंबे समय से गोगरी थाना क्षेत्र और साथ ही साथ बिहार के अन्य ज़िलों में लोगों से ठगी का कारोबार चला रहा था। इसके अलावा ये अपनी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उन पर आईएएस का बोर्ड लगाकर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगाकर समाज में दहशत फैलाता था और दबंगई पैदा करता था। भारतीय सुरक्षा प्रमुख श्री अजीत डोभाल के अंडर कवर एजेंट के रूप में भी काम करता है। जो सारी चीज़ें इसकी प्रथम दृष्टया फर्जी पाई गई हैं, वो इसका जो आइडेंटिटी कार्ड है जिस पर आईएएस ऑफिसर लिखा हुआ है उसको जब्त किया गया है। अब देखिए अद्भुत लोग हैं, अलग अलग तरह के कुछ भी करते हैं, ये सोचते नहीं है कि पकड़े भी जाएंगे और जेल भी जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है और डरा देने वाली है। खबर है पायलट, आपको पिछले दिनों बताया था मैंने कि ऐसे हवा में विमान डगमगाया, दरअसल पायलट नशे में था। खबर मिली है कि जब एयर टर्बुलेंस हुआ पिछले दिनों तो पायलट नशे में था। डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है और उसके बाद आपको याद है प्लेन में बहुत से लोग घायल हो गए थे, जख्मी हो गए थे। लेकिन अब जो जानकारी मिली है चौंकाने वाली है कि अगर पायलट साहब नशे में थे, सोचिए प्लेन के अंदर 150, 250, 300 लोग थे, तो कितने लोगों की जान हथेली पर लेकर चल रहे थे। देखिए ये देख रहे हैं। उसके बाद जो लोग घायल हुए वो व्हील चेयर पर बाहर लेकर उन्हें आया गया है। कुछ अस्पताल पहुंच गए स्ट्रेचर पर। अब देखिए जरा, जो भी सुन रहा है वो ताज्जुब कर रहा है। कार का ड्राइवर को आपने सुना होगा नशे में रहते हुए चालान हो जाता है, लेकिन प्लेन का पायलट नशे में। इससे प्लेन में सफर करने वालों के बारे में सोचिए, उनके अंदर कितनी घबराहट होगी। नशे में था एयर इंडिया का पायलट। सवाल ये, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस फ्लाइट के पायलट की डोप टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। विमान में 2 पायलट थे, उनमें से एक उड़ान के दौरान नशे में था। बता दें कि कुछ दिन पहले एयर इंडिया की फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी थी। थाईलैंड से दिल्ली लौट रहा विमान 300 फीट नीचे आ गया अचानक। विमान लगभग 5 मिनट टर्बुलेंस में था, जिसमें 17 यात्री घायल हो गए। एयर इंडिया फ्लाइट में 137 यात्रियों के साथ 8 क्रू मेंबर सवार थे। अब नशे वाले एंगल से भी टर्बुलेंस केस की जांच हो रही है। टर्बुलेंस होता है यानी विमान हवा में है, 200-300 फीट नीचे आ जाए अचानक, तो जो विमान में है उन्हें चोटें लग जाती हैं, जैसे इस विमान के टर्बुलेंस में लगी। जांच के बाद गाजगिरी है। फिलहाल एजेंसी इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि टर्बुलेंस से निपटने का तरीका सही था या फिर नहीं। पहली रिपोर्ट आने के बाद उसकी पुष्टि के लिए दोबारा टेस्ट होगा। इसकी भी जांच हो रही है कि घटना के पीछे वजह सिर्फ खराब मौसम था या उसके अलावा किसी और वजह से विमान 300 फीट नीचे आ गया। जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। अब आपको बताऊं डोप टेस्ट क्या होता है जो पायलट साहब का हुआ।
अगर विमान का पायलट या क्रू मेंबर उड़ान से पहले नशा करता है या कोई ऐसी दवा लेता है जो दिमाग पर असर करती हो, तो डोप टेस्ट के जरिए वो लोग आसानी से पकड़े जा सकते हैं। इसमें शराब, गांजा, स्लीपिंग पिल्स या बाकी ड्रग्स पकड़ में आते हैं। एयरलाइंस नियमित रूप से कर्मचारियों का डोप टेस्ट कराती है, क्योंकि यह सीधा हवाई यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा मामला होता है। अब सवाल यह है कि पायलट किस तरह के नशे में था, कोई दवा के नशे में था या शराब के नशे में? सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एविएशन एक्सपर्ट। हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे बहुत तरह का एडल्ट्रेशन होता है हमारे खाने में, हमारे मीट प्रोडक्ट में, हमारे डेयरी में, हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इतने फेक ड्रग्स हैं। मेरा ये मानना है कि डोप टेस्ट पॉजिटिव हुआ है, अनलेस ये एस्टैब्लिश हो कि वो खा करके या उसको कंज्यूम करके इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में पायलट जहाज को उड़ा रहा था, तब तो फ्लाइट सेफ्टी आता है, वरना अननेसेसरली इसको फ्लाइट सेफ्टी में या इसको उछालना बिल्कुल गलत बात होगी। इसमें फॉल्स पॉजिटिव्स भी काफी आते हैं। फॉल्स पॉजिटिव्स का मतलब जैसे कि परफ्यूम लगाया कोई किसी ने, तो कभी कभी परफ्यूम लगाने के बाद भी वो ब्रेथलाइजर अल्कोहल दिखाता है कि दारू पिया हुआ है, बट हकीकत में दारू नहीं पिया हुआ था। तो देखिए जरा कि आखिर कैसे, किस तरह से ये प्लेन को लेकर नियम, कायदे, कानून क्या कहते हैं। अगर कोई नशे में है तो भारत का डीजीसीए के मुताबिक नियम के अनुसार उड़ान से 12 घंटे पहले तक नशे पर पाबंदी है। ये इसे कहते हैं बॉटल टू थ्रॉटल नियम है, जो सभी क्रू मेंबर्स पर लागू होता है। पहली गलती पर पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड होता है। इसके तहत दोषी को मेडिकल प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ता है। अगर यही गलती दोबारा हुई तो 3 साल तक के लिए लाइसेंस रद्द हो जाता है। तीसरी बार दोषी पाए जाने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो जाता है। अगर दोषी की वजह से विमान दुर्घटना हो जाए तो जेल भी हो सकती है। विमान दुर्घटना हो तो कैसे संभव है कि पायलट खुद बचे? इसके अलावा देखिए अमेरिका में क्या होता है। अमेरिका में संघीय उड्डयन प्रशासन के नियम बेहद सख्त हैं और उड़ान से 8 घंटे पहले तक शराब पीने की सख्त मनाही है। हालांकि एयरलाइंस अक्सर 12 घंटे की सीमा तय करता है। खून में शराब की मात्रा 0.04% या उससे ज्यादा होने पर उड़ान भरने की मनाही है। नशे में विमान संचालित करने पर लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। आपराधिक मामला दर्ज होने पर भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान है। यूके और यूरोप में देखिए, यूनाइटेड किंगडम में पायलट निलंबित होता है या 9 महीने जेल हो जाती है। यूरोपीय देशों में राष्ट्रीय कानून लागू है, मतलब हर देश के लिए अलग नियम। जैसे नीदरलैंड्स में पायलट पर जुर्माना या पाबंदी लगती है, नॉर्वे में जेल की सजा है। कनाडा में देखिए, अगर नशे में पाया गया पायलट तो 8 महीने की जेल होती है। रिहाई के बाद भी 1 साल तक उड़ान पर पाबंदी लगाई जाती है। ये अलग अलग देशों में नियम, कायदे, कानून है। अब भारत में जिस पायलट का डोप टेस्ट हुआ है, संभव है दोबारा टेस्ट हो और रिपोर्ट आए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, जब बात विमान और उड़ान की हो रही है तो जाम से छुट्टी एयर टैक्सी को हरी झंडी मिल गई। एयर टैक्सी क्या है आपको बताऊंगा। ये है एयर टैक्सी। पिछले दिनों रवि टमटा सुर्खियों में आए, उड़ने वाला वाहन बनाकर। अब इस एयर टैक्सी को मंजूरी मिल गई। मतलब आप दिल्ली में रहते हो, गुरुग्राम में रहते हो, नोएडा में रहते हो, मुंबई में रहते हो, मध्य प्रदेश, बिहार में रहते हो, वहां अब एयर ट्रैफिक यानी ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा और इस तरह हवा में उड़कर सीधे अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। क्योंकि खुद इसकी मंजूरी उड्डयन मंत्री ने दी है। तस्वीर देख रहे हैं, उड्डयन मंत्री ने वर्चुअली चलाई है एयर टैक्सी। अब आइए आपको बताऊं कि अगर आप जाम से रोज जूझते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन है ये एयर टैक्सी, कि कहीं जाम में नहीं फंसना, सीधे अपने डेस्टिनेशन तक। एयर टैक्सी को मंजूरी मिली है। देखिए कैसे चलेगी, कुछ इस तरह से। आप देख रहे हैं नीचे ट्रैफिक है, ऊपर से एयर टैक्सी निकल गई, उसे किसी की परवाह नहीं।
आगे बस है, ट्रक है, कार है, आप सीधे ऊपर से गुजर गए। कुछ ऐसी होगी एयर टैक्सी। लोगों को जल्द ही रोड पर ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलने वाला है। भारत में 2028 से पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू हो सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम नायडू ने इसकी डिजाइन मंजूर कर ली है। एयर टैक्सी आने से लोग हवा में उड़ने वाली टैक्सी में सफर कर पाएंगे। इससे दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई जैसे शहरों में ट्रैफिक से राहत मिलेगी। अभी अगर कोई नोएडा से गुरुग्राम जाता है तो लगते हैं 2 घंटे, इससे कम नहीं लगेंगे। ट्रैफिक की वजह से नोएडा से गुरुग्राम जाने में 4 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन एयर टैक्सी की मदद से यह सफर हो जाएगा सिर्फ 15 मिनट का। और इतना ही नहीं, एयर टैक्सी से 300 किलोमीटर की दूरी भी तय हो सकती है। मतलब कोई आसानी से एक शहर से दूसरे शहर तक भी आप जा सकते हैं। इसका नाम है ई-विटोल, यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग। ई-विटोल यानी ऐसे इलेक्ट्रिक विमान जो हेलीकॉप्टर की तरह होते हैं, यानी हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उड़ान भर सकते हैं और उतर भी सकते हैं। यह प्रोजेक्ट इसलिए भी खास है क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। इस तकनीक को भारत से दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो ये आज की एक बड़ी खबर। एयर टैक्सी आपने बहुत देखी, लेकिन मंजूरी अब मिली है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं उड्डयन मंत्री। मुझे बेंगलुरु में सरला एविएशन के हेडक्वार्टर आकर बेहद खुशी हुई। सरला एविएशन एयर टैक्सी बना रही है। ये मेट्रो शहरों के लिए बेहतरीन समाधान साबित होगी, जहां ट्रैफिक जाम सबसे बड़ी मुश्किल है। इसके अलावा इनके कई इस्तेमाल है, चाहे वह मेडिकल इमरजेंसी में लोगों को निकालना हो, या एयर एम्बुलेंस की सुविधा देना हो, या फिर किसी भी तरह की कार्गो सर्विस हो। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया इन टेक्नोलॉजीज पर नजर बनाए रखे हुए है। बिल्डिंग द एग्जैक्ट व्हीकल। और जब एयर टैक्सी की बात हो रही है तो अब बात उन लोगों की जो अमेरिका में रहते हैं। वो भारतीय, उनके लिए एक बड़ा झटका है। एक नहीं, एक से ज्यादा कई झटके हैं। बहुत से लोग पढ़ने के लिए अमेरिका जाते हैं, बहुत से लोग नौकरी करने के लिए अमेरिका जाते हैं। दोनों तरह के लोगों के लिए ही यह खबर बड़ी है। अब देखिए क्या किया है ट्रंप ने। ऐसा क्या हुआ, अमेरिका में H-1B वीजा पर काम कर रहे कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहले नौकरी जाने के बाद होता क्या था, लोगों को 60 दिन की मोहलत मिलती थी। वहां नौकरी चली गई, 60 दिन दूसरी खोज लीजिए। मतलब बिना नौकरी के भी 2 महीने तक H-1B वीजा एक्टिव रहता था। लेकिन अब ट्रंप सरकार 60 दिन की मोहलत खत्म करने पर विचार कर रही है। यानी नौकरी चली गई तो बैग पैक करिए और फौरन वापस। अगर यह लागू हुआ तो नौकरी जाने के बाद अमेरिका में रुकना मुश्किल हो जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक इसका असर 5 लाख भारतीयों पर पड़ सकता है। पहले अमेरिकी सरकार H-1B वीजा आवेदकों से 1 करोड़ रुपए फीस लेना चाहती थी, लेकिन 2 हफ्ते पहले हुआ क्या, अमेरिकी अदालत ने इसे लागू करने पर रोक लगा दी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है जिसमें अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद नौकरी पर पैसे देना होगा। विदेशी छात्रों को नौकरी करने के लिए करीब 1 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। यह दावा अमेरिकी न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की यह फीस OPT योजना से जुड़ी हो सकती है। OPT योजना के तहत अमेरिका में पढ़ाई के बाद 3 साल नौकरी कर सकते हैं। 2024 में लगभग 4 लाख विदेशी नागरिक OPT के तहत काम कर रहे थे। यह योजना अमेरिकी कंपनियों में प्रतिभाशाली कर्मचारी रखने का बड़ा जरिया है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए खबर जरूरी है। अब एक और बड़ी खबर है ईरान से। ईरान के सुप्रीम लीडर से जुड़ी हुई। सही सलामत है मुश्तबा खमनेई। आज पहली बार तस्वीर आई। ये जो हमले हुए, अटैक हुए, इन अटैक्स में बड़े बड़े दावे किए गए। ईरान ने भी अटैक किया। अगली तस्वीर दिखाइए। देखिए कैसे मुश्तबा खमनेई की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब तक इसके अलावा कोई दूसरा वीडियो उनका आज तक सामने नहीं आया। ट्रंप ने कहा मुश्तबा नहीं बचे हैं। अमेरिका की अलग अलग एजेंसियों ने, न्यूज एजेंसियों ने दावा किया था मुश्तबा खमनेई की मौत हो चुकी है, लेकिन पहला वीडियो खमनेई के बेटे मुश्तबा खमनेई का सामने आया है। मुश्तबा खमनेई उस घर में मौजूद थे जहां खमनेई पर अटैक हुआ था। अब ये जो तस्वीर है, अचानक मुश्तबा प्रकट हो गए, सबसे ज्यादा ट्रंप को परेशान करेगी। देखिए कैसे ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ट्रंप के लिए भी यही परेशानी का सबब है। अली खमनेई की मौत के बाद जब से मुश्तबा ईरान के सुप्रीम लीडर बने,
तब से अभी तक ईरान के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में वो नजर नहीं आए। यहां तक कि उनके पिता अली खमनेई के जनाजे में भी वो दिखाई नहीं दिए। इसी वजह से अमेरिका इजराइल मीडिया ने उनकी गंभीर हालत का दावा कर दिया। इजरायली मीडिया ने तो यहां तक दावा कर दिया कि मुश्तबा मरने वाले हैं। इजराइल के इसी दावे के बीच मुश्तबा का नया वीडियो सामने आया। 12 सेकंड के इस वीडियो में वो कुछ लोगों के साथ बातचीत करते दिख रहे हैं और कहा जा रहा है ये लोग उनके सलाहकार या ईरानी अधिकारी हो सकते हैं जिनसे वो ईरान के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि वीडियो ईरान में कब और कहां बनाया गया। मुश्तबा खमनेई का वीडियो ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर ने जारी किया है। साफ तौर पर इस वीडियो ने उनकी सेहत पर अटकलों को खत्म कर दिया है। दरअसल फरवरी में यूएस इजराइल के हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत हुई थी। उनकी मौत के बाद 56 साल के मुश्तबा को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया और मुश्तबा खमनेई ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खमनेई के दूसरे नंबर के बेटे हैं। सर्वोच्च नेता बनने से पहले वो ईरान में किसी आधिकारिक सरकारी पद पर नहीं रहे, लेकिन फिर भी उन्हें ईरान की सबसे शक्तिशाली शख्सियतों में गिना जाता है। ईरान की खुफिया एजेंसी और आईआरजीसी के शक्तिशाली धड़े पर उनका प्रभाव रहा है। उन्होंने आईआरजीसी में सेवा दी है और ईरान इराक युद्ध में भी हिस्सा लिया था। फिलहाल वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और उनका एक नया वीडियो सामने आया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच इधर मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही थी लग रहा था खत्म हो जाएगी, ईरान और इजराइल की खत्म हो गई, लेकिन एक और शुरू हो गई। डील होते ही टूट गया रक्षा सौदा। सऊदी अरब के साथ रक्षा सौदा किया, देखिए किसने, शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान और तुर्की ने कि भाई तुम्हें कोई मारेगा हम खड़े हो जाएंगे तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारे ऊपर एक मिसाइल आएगी हम टूट पड़ेंगे। इस तरह का एग्रीमेंट, रक्षा समझौता तो हो गया, लेकिन फाइल भी साइन हो गई। समझौते के फौरन बाद अटैक हो गया। पाकिस्तान में ब्रेकिंग चल रही थी, ईरान ने समझौते पर आपत्ति जताई। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमेटी के रुकन इब्राहिम रजाई ने कहा है कि नया दिफाई मुआहिदा सऊदीया की हिफाजत के ज़माने। अब देखिए, पाकिस्तान बड़ी बड़ी ब्रेकिंग चला रहा था, इधर सऊदी अरब पर अटैक हो रहा था। हूती ने हमला कर दिया सऊदी पर, लेकिन हूती के हमले के बाद सऊदी अरब को बचाने न पाकिस्तान आया और न तुर्की आया। अब देखिए जरा, आपको बताऊं कि कैसे सऊदी अरब पर अटैक हुआ और कैसे डील तबाह हो गई। कुछ इस तरह के हमले सऊदी अरब पर हुए। शुक्रवार को मक्का में पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी में रक्षा समझौता हुआ। इस समझौते को मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट नाम दिया गया था, जिसके मुताबिक तीनों देशों में किसी एक पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और मिलकर जवाब देंगे। तीनों सुन्नी मुस्लिम देशों के इस गठजोड़ को इस्लामिक नेटो भी कहा जा रहा है, लेकिन इस डिफेंस डील के समीकरण सिर्फ 48 घंटे में ही ढेर हो गए। आज जब ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर ड्रोन अटैक कर दिया तो तुर्की की तरफ से किसी तरह बड़ी प्रतिक्रिया किसी तरह की अब तक सामने नहीं आई। दूसरी तरफ पाक की तरफ से भी किसी तरह के एक्शन का दावा नहीं हुआ। इस हमले को लेकर अब पाकिस्तान ने कोई कड़ी प्रतिक्रिया अब तक नहीं दी है। इसी वजह से सऊदी, पाक, तुर्की की डील सिर्फ कागजी मानी जा रही। इससे पहले इस डिफेंस डील को लेकर ईरान ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी, जिसके बाद तुर्की के विदेश मंत्री ने इस डील पर स्पष्टीकरण जारी किया। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा यह समझौता ईरान या किसी देश के खिलाफ नहीं है। उन्होंने इस डिफेंस डील को सिर्फ एक रक्षात्मक प्रकृति का समझौता बताया था। फिलहाल सऊदी पर हमले के बाद अब तक पाक, तुर्की की प्रतिक्रिया नहीं आई है सामने। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट। युद्ध के दौरान किए गए समझौते टिकते नहीं हैं। पाकिस्तान ने भी सऊदी अरबिया के साथ डिफेंस पैक्ट किया था। ईरान ने सऊदी अरबिया पर हमला किया, पाकिस्तान चुप रहा। यानी कि मुझे लगता है कि ये जो समझौते किए जाते हैं, जैसे ईरान ने कहा कि ये कागज पर हैं और कागजी समझौते आने वाली मिसाइल को नहीं रोक सकते। राइट, अब बारी है लाइफ का फंडा की। क्या है खास, आपको बताता हूं। बहुत से दर्शकों ने कहा बहुत दिन से लाइफ का फंडा नहीं बताया। 2 पल के गुस्से से सुंदर सा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तब तक वक्त निकल जाता है। गुस्सा हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है, हमारी शारीरिक और मानसिक शांति छीन लेता है। यह उस माचिस की तरह है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को जला देती है।
इसलिए इंसान दिन भर के काम से जितना नहीं थकता उतना वो एक पल के गुस्से में थक जाता है। इसलिए कोई गुस्सा करे या आपको गुस्सा आए तो कुछ बड़ा फंडा अपनाइए। गुस्से में तुरंत कोई प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लें और ठंडा पानी पिएं। कुछ पलों का ये ब्रेक आपको तनाव से दूर कर देगा। कोई गुस्सा कर रहा है तो अगर संभव है, मुमकिन है, तो वहां से फौरन हट जाइए। तुरंत प्रतिक्रिया करने से बचें। ऐसा करके आप ठंडे दिमाग से सोच पाएंगे और हालात पर सही फैसला ले पाएंगे। गुस्से को जड़ से खत्म करने के लिए डायरी बनाएं और पहचानें कि किस बात पर और कब आपको ज्यादा गुस्सा आता है, किन बातों पर गुस्सा आता है, उनका समाधान क्या है। उस पर सतर्कता बरतें, ध्यान, योग और व्यायाम का सहारा लें। ऐसा करने से मन शांत और स्थिर रहेगा और आपको जरा सी बात पर गुस्सा नहीं आएगा।